नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। हमारी इस खास पेशकश में हम आज के बाजार का, इस पूरे हफ्ते के बाजार का ब्यौरा देंगे और इस आधार पर करवाएंगे आपकी विशेष तैयारी और साथ ही आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते कहां पर आपको नजर रखनी है। इसके साथ ही आपकी एक शिकायत भी हमने दूर कर दी है। हम आपके सवालों को भी अगले हफ्ते की तैयारी के शो में लेते हैं। चलिए, तो बाजार में अगर देखें इस हफ्ते के बाजार को, तो जरा आपके सामने इंडेक्स स्तरों पर जो तमाम डेटा है उसको लेकर आए। उससे पहले आज के बाजार को साफ तौर पर हमें देखना होगा। तो आज 22,800 के पास बंद हुआ निफ्टी और 117 अंकों की गिरावट यहां पर हमें बाजार बंद होने पर देखने को मिली। आज अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट 48,900, 49,000 के नीचे कह लीजिए यहां पर क्लोजिंग हुई। और आज अगर हम पूरे हफ्ते के बाजार का ब्यौरा आपके सामने रखें तो देखिए, निफ्टी ने आधे % का नेगेटिव रिटर्न दिया, बैंक निफ्टी ने लगभग 0.3% का जो है वो नेगेटिव रिटर्न दिया, मिड कैप और स्मॉल कैप ने पॉजिटिव रिटर्न दिया लगभग 1.5% का। और बाकी अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो हर सेक्टर का डेटा भी आपके सामने हम रख रहे हैं। और इन सब के बीच में हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज चर्चा में जो गेस्ट जुड़ रहे हैं वो हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद ये की जा रही थी लक्ष्मीकांत जी की बाजार में कम से कम आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कुछ ऐसा हो कि अगले हफ्ते के लिए जोश आए, लेकिन जोश ठंडा कर दिया बाजार ने आज भी। अब बताइए, अगले हफ्ते बाजार में निवेशक क्या करें? प्रशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले कई दिनों से जो निफ्टी है, आपने जो की सपोर्ट एरियाज है 23,800 को, उसको डिफेंड कर रही थी, और बट आज हमें उसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिला है। तो ये यही दर्शाता है कि आने वाले समय में वीकनेस बना रहेगा। और अगर 23,700 के रिसेंट स्विंग लो को 22,700 के रिसेंट स्विंग लो को अगर निफ्टी तोड़ता है तो हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। और उस दौरान निफ्टी 22,500 से लेकर 22,400 के जोन को भी टच कर सकता है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट आने वाले समय के लिए भी वीकनेस रहेगा। पिछले 3 से 4 दिनों में निफ्टी ने काफी कोशिश करी कि 23,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सके, पर हमें एक दिन भी उसके जो भी क्लोजिंग हुई है उसके नीचे हुई है। तो इसका मतलब है कि ये जो बाजार है ये फर्दर करेक्शन की ओर आने वाले समय में बढ़त बना सकता है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखें तो वहां पर भी हमें एक वीकनेस नजर आ रहा है। अब जो सपोर्ट नजर निकल कर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में वो आ रहे हैं 48,500 लेवल के। अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है तो वहां से हमें 47,800 के फर्दर डाउनवर्ड मूव बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। चार्ट्स पर भी अगर नजर डालें तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बट उसका जो कंफर्मेशन है वो 48,500 के नीचे आएगा। उसके नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है तो 47,850 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। सो ओवरऑल दोनों ही इंडेक्स में काफी वीकनेस नजर आया है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट पिछले 2 से 3 दिनों अगर देखें तो वहां पे आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा था, तो हमें आज वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं। अगर आने वाले हफ्ते में निफ्टी अपने की सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाता है तो हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। राय दोनों ही इंडेक्स स्तरों पर रणनीति। और इन सब के बीच में अजीत नायक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं HDFC सिक्योरिटी से। अजीत, बहुत बहुत स्वागत आपका। जरा मैं 2 सेक्टर के बारे में आपसे राय जानना चाहूँगा। और अगर हम इस पूरे हफ्ते देखें इन 2 सेक्टर्स की चाल को तो दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से रहे हैं। निफ्टी मेटल ने पॉजिटिव रिटर्न दिया लगभग 5.25% का, तो वहीं निफ्टी ऑटो लगभग 2.5% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आया। और दोनों की ही बात करें, निफ्टी मेटल में यह हुआ कि जिस तरह का टैरिफ शिफ्ट हुआ, टैरिफ वॉर में जो अगला शिफ्ट हुआ, और वो कहीं ना कहीं मेटल से अपना दामन छुड़ाते हुए धीरे धीरे फार्मा की ओर मूव कर गया। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर भी कुछ इंपैक्ट उसका नजर आया। ईवी की जो डिसरप्शन वॉर चल रही है,
टेस्ला की भारत में एंट्री का जो पूरा माहौल है उसके बारे में भी जो है वो ऑटो कंपनियों पर इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो जरा इन दो सेक्टर को अपने रडार पे लाइए और हमारे निवेशकों का जरा मार्गदर्शन कीजिए कि इन दो सेक्टर में अगले हफ्ते किस अप्रोच के साथ उतरा जाए। नमस्ते सर, धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे शो पे बुलाने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएनएक्स ऑटो सेक्टर के। सर, सीएनएक्स ऑटो सेक्टर को अगर आप देखेंगे, कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कीजिए, वीकली देख लीजिए, मंथली देख लीजिए या डेली देख लीजिए, तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो अभी ये जो है सीएनएक्स ऑटो है, 19 अप्रैल 2024 का एक वहां पे हैमर कैंडल बना हुआ था सीएनएक्स ऑटो कैंडल पे, वहां पे आके अभी ये रुका है। तो अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें देखने के लिए कि ये जो हैमर का लो है वो होल्ड कर पाता है नहीं। ऐसा अगर आप देखेंगे तो लगभग सब सेक्टर में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम ही दिखाई दे रहा है। इवन फार्मा सेक्टर जो लंबे समय से हमें पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था और अच्छा दिखाई दे रहा था, वो भी अभी वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे रिवर्सल सिग्नल दे चुका है। तो वो भी अभी मुझे लगता है कि उसकी भी अच्छी खासी अभी पिटाई हो सकती है। तो हम अभी बात कर रहे हैं ऑटो सेक्टर की, तो 21,150 लेवल जो है सपोर्ट जोन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पे से छोटा मोटा उछाल देखने को मिल सकता है। नहीं तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर ये लेवल भी तोड़ देगा 21,150 और इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा। मगर थोड़ा सा स्लाइटली आप जैसा बोले, टैरिफ का जो वॉर चल रहा है उसमें मेटल सेक्टर को थोड़ा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही कि आने वाले कुछ दिनों में मेटल सेक्टर को 8,830 का लेवल को क्रॉस करना आवश्यक है। वहां से एक सप्लाई जोन बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जब ये सप्लाई जोन क्रॉस करेगा, उसके बाद जब ये वापस डिमांड जोन में कन्वर्ट होके वो जब रिटेस्ट करेगा, तब हम ऑटो सेक्टर में जो स्टॉक्स है, काफी सारे स्टॉक है जैसे कि सेल और हिंडाल्को, ये जो दो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, उसमें हम सोच सकते हैं लॉन्ग बेट की। तब तक के लिए अभी ये वाला भी जो सेक्टर है अभी वापस ये अपना जो सप्लाई जोन के पास आ चुका है, क्योंकि मार्केट का आप ओवरऑल सेंटिमेंट देखेंगे वो बेरिश है, सेल ऑन रैली काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बना रहा है लगभग सब सेक्टर। तो तेजी करने के लिए थोड़ा सा एक रिस्क लगता है मुझे। एक बार इससे कंफर्मेशन आने के बाद हम फिर इसके ऊपर सोच सकते हैं, अदरवाइज ये भी एक सप्लाई जोन के पास आ चुका है। दोनों ही सेक्टर पर विस्तृत राय आपको मिल गई और चलिए आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल लक्ष्मीकांत जी आपके पास में आऊंगा। रवि राजन चौबे हमारे एक दर्शक यूट्यूब पर, इन्होंने सवाल पूछा है, टीटागढ़ रेल पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 1100 रुपए में खरीदारी की हुई है। लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है, बताइए क्या करना चाहिए। रेलवे के अधिकतर जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स है वो अभी भी डाउनवर्ड मूव को ही फॉलो कर रहे हैं और अभी भी हमें उसमें कोई रिवर्सल मूव आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम सीतागढ़ का भी चार्ट देखते हैं, डेली और मंथली चार्ट, तो वहां पर भी हमें वीकनेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो वीक ही नजर आ रहे हैं दोनों ही चार्ट्स पे। अगर हम मंथली के चार्ट्स देखें तो वहां पे हमें एक फॉलिंग वेज का ब्रेकडाउन मिल चुका है और फर्दर करेक्शन आने की एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है इस स्टॉक में। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक 750 से लेकर 740 के लेवल्स तक भी नीचे गिर सकता है और जब तक ये 820 840 के नीचे सस्टेन करेगा तब तक इसमें वीकनेस बना रहेगा। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। हाँ, एक बार ये स्टॉक 740 720 की रेंज में आता है, देन आफ्टर हमें एक बार रिविजिट करना पड़ेगा और वहां पर अगर कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देगा, देन आफ्टर हम फिर लॉन्ग के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें वीकनेस ही नजर आ रहा है आपको टीटागढ़ रेल पे मिलती हुई। अमन कुमार हमारे अगले दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। भारत फोर्ज पे राय जानना चाहते हैं और 1370 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और इन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म व्यू कैसा नजर आ रहा है स्टॉक का। फिलहाल नुकसान में अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। बताइए अजीत जी, भारत फोर्ज लॉन्ग टर्म व्यू आपकी राय। सर, भारत फोर्ज भी एक मंथली डिमांड के आसपास है, काफी दिनों से इस पे ट्रेड कर रहा है और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि कोई भी डिमांड जोन पे जैसे कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स ज्यादा दिन ट्रेड करता है तो डिमांड जोन उसका वीक हो जाता है। तो इसका जो डिमांड जोन है 1050 से लेके 1040 का है
और लगभग वहां से एक दो बार छोटा मोटा उछाल देखने को मिला है और इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी मुझे लगता है थोड़ा खराब हो गया है। और ये डिमांड जोन को अगर ये ब्रीच करता है वीकली डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो लगभग 950 का सपोर्ट जोन नेक्स्ट है, वहां तक भी एक बार आ सकता है। तो मुझे लगता है कि निवेशक को अभी जो भी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, लगभग ऑलमोस्ट 80 टू 75% स्टॉक जो है वो डाउनवर्ड जर्नी चालू कर चुका है, तो उसमें अभी अपना वक्त और पैसा बर्बाद ना करे, थोड़ा दूर ही रहे। एक अच्छा बेसिंग फॉर्मेशन, एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम पे बनने के बाद ही हम छोटा मोटा रिस्क टेस्ट करके फिर स्टॉक में एंटर करना चाहिए तेजी की तरफ से। नहीं तो मुझे लगता है हर एक जो रैली आएगा वो एक सेल ऑफ के लिए ही अपॉर्चुनिटी देगा। आपको मिलती हुई भारत फोर्ज पे प्रदीप सिंह का सवाल लेते हैं और पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी पर आए जानना चाहते हैं। 92 रुपए की इनकी खरीद है, 1000 शेयरों की संख्या इनके पास है। बताइए लक्ष्मीकांत जी, पीएनबी में क्या किया जाए? बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पीएनबी में खरीदारी करके बैठे हुए हैं। देखिए, पीएनबी में कुछ दिनों पहले पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना था और वहां से हमें एक पुल बैक मूव भी आता हुआ दिखाई दिया था। और पिछले 2 दिनों का 2 से 3 दिनों का अगर फॉर्मेशन देखें तो वहां पर हमें एक तेजी दिखाई दी थी। हालांकि आज यहाँ पर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है, बट जो ओवरऑल जो मेजर ब्रेक थ्रू है वो इस स्टॉक को मिलेगा 102 के ऊपर। 102 के ऊपर फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। अगर ये स्टॉक 102 के ऊपर निकलता है देन आफ्टर में 112 से लेकर 115 के लेवल्स आने वाले समय में दिखाई देंगे। पर जैसा कि मैंने बताया कि आज ही यहाँ पर इसने 20 डीएमए का रेजिस्टेंस ले लिया है, जो कि दिखाई दे रहा है 95 96 तक। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 96 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक इसमें बिकवाली बनी रहेगी। अगर ये अपने करंट स्विंग लो को तोड़ता है जो कि 90 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, तो हमें फर्दर वीकनेस पंजाब नेशनल बैंक में आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकती है अपने निचले स्तर पर, जो कि दिखाई दे रहे हैं 78 से लेकर 80 के लेवल पर। सो मुझे लगता है कि अभी करंट लेवल पे बाइंग ना करके थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 96 के ऊपर सस्टेन होता है तब हम मेजर ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं, और जब ये स्टॉक 102 के ऊपर निकलेगा तो हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य यहाँ पर दिखाना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। विजेंद्र सिंह हमारे अगले दर्शक हैं और इनका सवाल लेते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने खरीदारी करके रखी हुई है 300 के भाव पे, 100 शेयर इनके पास हैं। 300 के भाव के हिसाब से एससीआई कैसा लगता है अजीत? सर एससीआई भी टोटली एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन के पास है और एक जो 2 दिन पहले एक इसमें एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे बना है और उसके वजह से थोड़ा सा एक बाउंस इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि लिए अभी तक इंडेक्स में कोई बुलिश पैटर्न नहीं बना है, तो मैं डबल कंफर्मेशन हमेशा लेता हूँ कि स्टॉक में बना है और स्पेसिफिक इंडेक्स का अगर कोई स्टॉक है या कोई अपना इंडेक्स में अगर बने तो यहाँ पे जो रिवर्सल है वो अच्छी तरह से काम करता है। हाँ, अगर इसमें एक बाउंस आया और ये 147 का जो सपोर्ट लेवल है उसको अगर ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर में 183 और 190 का एक सप्लाई जोन है, वहां पे एक टेस्ट जरूर कर सकता है। मगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न वीक है, इनका जो लिया हुआ भाव इसके लिए उनको काफी पेशेंट रखना पड़ेगा और लगभग मुझे लगता है 6 से 8 महीना भी लग सकते हैं वापस रिवाइव होने के लिए स्टॉक को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये स्टॉक ओवर स्ट्रेच हो चुका था और उसी का ही करेक्शन हो रहा है और ये टाइम और प्राइस वाइज दोनों करेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि छोटा उछाल देखने मिलेगा और वो उछाल में अगर वो एग्जिट कर पाए तो ठीक है, नहीं तो वापस से डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। राय एससीआई यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे मिलती हुई। अगला सवाल हमारे एक दर्शक नसीरुद्दीन नासिर का है और आरवीएनएल पे राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 300 शेयर लिए हुए हैं, 460 रुपए की इनकी बाइंग प्राइस है। नुकसान यहाँ पर वो झेलते हुए लगभग 26,500 का। बताइए लक्ष्मीकांत जी, आरवीएनएल में क्या करना चाहिए? वैसे तो रेलवे स्टॉक्स पर हम राय दे ही रहे हैं। आरबीएल में भी हमें एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला था, बट आज यहाँ पर फिर से यहाँ पर हमें 20 डीएमए पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जो कैंडल स्टिक फॉर्म हुई है वो शूटिंग स्टार पैटर्न है,
जो कि सेलिंग प्रेशर दर्शाता है स्टॉक्स में। तो ओवरऑल अभी भी वीकनेस बना हुआ है अनटिल अनलेस एक डिसाइसिव मूव ये स्टॉक 410 के ऊपर नहीं देता है, तब तक इसमें सेंटिमेंट वीक ही रहेगा। हालांकि सपोर्ट जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 325 से लेकर 330 के लेवल्स पे, तो एक रेंज बाउंड मूव आता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। तो अगर इनको होल्ड करके रखना है तो 320 का स्टॉप लॉस ये मेंटेन रखें, और जब 410 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो वहां का वेट करें। अगर 410 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा देन आफ्टर हमें अपसाइड के मूव दिखाई दे सकते हैं। उस दौरान ये स्टॉक 460 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। सो फिलहाल 320 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं। राय आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। एनएसडीएल का 3,000 करोड़ का आईपीओ अप्रैल में आ सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंजलि पलोड। जरा ये जानकारी लेते हैं, फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि एनएसडीएल अर्ली अप्रैल में अपने शेयर्स लिस्ट करेगा, यानी कि अपने आईपीओ को डेब्यू करेगा। कंपनी अभी इस प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश में है। पिछले सितंबर में उन्हें सेबी से आईपीओ के लिए अप्रूवल मिला था, यानी कि इस सितंबर तक उन्हें इस आईपीओ को पूरा करना होगा। लेकिन इसके साथ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट एनएसडीएल के लिए है, क्योंकि वो एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है जिनमें सिंगल एंटिटी की ओनरशिप जो है वो 15% पर कैप की गई है सेबी के द्वारा। और इसके लिए एनएसई जिसका एनएसडीएल में 24% स्टेक है, उन्होंने सेबी से इस चीज के लिए एक्सटेंशन मांगा था अपनी ओनरशिप कैप के लिए। तो अब अप्रैल में सेबी के जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स एक एमआईआई के लिस्टिंग के लिए होते हैं वो पूरे होने वाले हैं। इसलिए कंपनी चाहती है कि अप्रैल के पहले वो अपने शेयर्स को लिस्ट कर दे। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो पूरा आईपीओ जो होगा वो ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें 6 शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करेंगे, जिसमें कि है एनएसई, आईडीबीआई, एचडीएफसी बैंक इन स्टेक होल्डर्स में से है। इसके अलावा एनएसडीएल का जो आईपीओ है वो एक डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डर बेस और कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी होगा है राय। और फटाफट से जरा अजीत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने सीडीएसएल में एक एक्शन भी देखा है और जाहिर सी बात है इन खबरों का एक्शन हमें नजर भी आएगा। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3.5% सीडीएसएल चला है। क्या राय बन रही है आपकी इस खबर के दम पे? तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखे तो एक जो डेली टाइम फ्रेम जोन का डिमांड है उसके पास आया था, वो लगभग 1173 से लेके 1117 तक का है। उसी का इसको रिएक्शन दिखने मिला। मगर जब मार्केट का सेंटिमेंट ही अगर इतना अच्छा नहीं है तो मैंने काफी एक्सपीरियंस किया है कि अच्छे से अच्छा वैलिड जोन जो रहता है, जो वीकली टाइम फ्रेम का हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन हम बोलते हैं, उसको भी ये रेस्पेक्ट करता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है। अगर इस स्टॉक को सीडीएसएल को अगर रिवाइव होना है शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो 1357 जो एरिया है उसको क्रॉस करना होगा। उसके बाद जो भी पुल बैक आता है उसमें हम एक पॉजिटिव ट्रेडिंग अप्रोच रख सकते हैं, वो भी अपसाइड 1500 की जो सप्लाई जोन है उधर तक के लिए। मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि ये स्टॉक 1500 को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ेगा। इसके लिए कंफर्मेशन के लिए वेट करें। पहले 1350 का रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करना चाहिए, पुल बैक पे फिर हम सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए ट्रेंड अभी भी इसका वीक ही है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। और अजीत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी रणनीति क्या है? सर मैंने खाली एक ही स्टॉक चुना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मार्केट पे जरा भी कुछ भरोसा नहीं है। ये कभी भी जो 22,800 सब दुनिया उस पर नजर लगा के बैठी है, उसको आज ब्रीच कर चुका है। ये जब ऐसा फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे 2 चीज का पॉसिबिलिटी हमें मिलता है। एक बार वो 22,800 के नीचे 100-200 पॉइंट जाए और फास्ट रिकवरी आके जो सेलर है उसको ट्रैप करे। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा
तो वो बहुत बढ़िया फॉर्मेशन होगा, फिर वहां से एक अच्छा बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर वो नहीं होता है तो जो कंटिन्यूअस अभी जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो और भी इंटैक्ट रहेगा, और ज्यादा स्लिपेजेस हमें, मतलब मार्केट को नीचे हम गिरता हुआ देख सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल ट्रेंड के साथ जाना चाहता हूँ। सीयूबी स्टॉक है, उस पे मैंने सेल रेकमेंड किया है, हम सीएमपी पे भी सेल कर सकते हैं। ये 50 अपना जो 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के नीचे आज आ चुका है। और लगभग मैंने देखा है कि जब भी कोई भी स्टॉक अगर वीकली के 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो वहां से अच्छा गिरने का संभावना रहता है। तो ये स्टॉक को हम सेल कर सकते हैं, और इसका जो टारगेट है लगभग 141 के तरफ दिखाई दे रहा है। वहां पे एक छोटा डिमांड जोन है, वो वहां पे टेस्ट कर सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस है 155 के आसपास रखें, और इसमें एक सेल का पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। मगर जैसा मैंने बताया कि अगर मार्केट 2800 के नीचे जाके की अगर बात हमें की स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अजीत अगर मिलता है। अजीत, आपने चंबल फर्टिलाइजर की बात की ना? नहीं, सीयूबी का मैंने बात की, सीयूबी। अच्छा, चलिए। सीयूबी का हमारे पास समय कम है, हम सीधा जाएंगे खासतौर पे लक्ष्मीकांत जी, आपके पास फटाफट से बताइए, समय कम है, आपकी पिक कौन सी है? ये आज के लिए एक सेल और बाय का रिकमेंडेशन है। सबसे पहले सेल के रिकमेंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं, वो है लॉरेस लैब। यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और ओवरऑल जो इंडिकेटर ऑसिलेटर है वो भी वीक दिखाई दे रहे हैं। तो हम लॉरेस लैब को करंट लेवल पे सेल कर सकते हैं, जो कि भी 520 है। इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 490 के, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 535 का। दूसरा जो है वो बाइंग के लिए है, उसमें जो हमारा स्टॉक का निकल कर आ रहा है वो है एफएसएल। एफएसएल में यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और पिछले 4 दिनों से यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज इस स्टॉक ने अपने सारे की मूविंग एवरेज रिकैप्चर किए हुए हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट इस स्टॉक में बुलिश आ रहा है। जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट है एफएसएल में वो निकल के आ रहे हैं 387 के, और हमें 356 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है एफएसएल में। चलिए, तो ये है राय, एक सेल कॉल और एक बाय कॉल आती हुई लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। और अजीत जी की कॉल एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। सिटी यूनियन बैंक का इन्होंने जो है यहाँ पर राय दी थी, और तमाम अहम लेवल्स आपको बताते हुए। चलिए, इन सब के बीच में अब अपने दोनों एक्सपर्ट से ज़रा उनका डिस्क्लेमर भी ले लेते हैं। अजीत जी बताएं। तो जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया है वो मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, हमने अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है और आपके दर्शकों को भी। हमने पर्सनल में कोई इसका पोजीशन नहीं लिया गया। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी अपना डिस्क्लेमर दें। यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन हुआ है और जो भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं उसमें मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है, हालांकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइंट का ट्रेड हो सकता है। चलिए, तो ये रही हमारी डिस्क्लेमर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जाने से पहले कल इवेंट्स कौन कौन से हैं जिन पर नजर रखनी है, रक्षा रावत इसके बारे में जानकारी दे रही है। जी, तो देख लेते हैं कि अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट क्यूज क्या होने वाले हैं, यानी अगले हफ्ते कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसमें आपको अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मंडे यानी 24 फरवरी की, तो यहाँ पर यूरोप का सीपीआई डेटा आने वाला है। भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन के तौर पर देखें तो एसबीआई कार्ड है जिसमें डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन रहने वाला है। 25 फरवरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अमेरिका का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आने वाला है। इसी के साथ साथ भारतीय बाजारों में स्पाइस जेट जो है वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाली है। 26 फरवरी की बात करें तो मार्केट क्लोज होने वाला है महाशिवरात्रि के पर्व पर। 27 फरवरी की बात करें तो यहाँ पर यूएस में जीडीपी और बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले हैं। यूरोप में बात करें तो यहाँ पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आने वाले हैं। भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है, और इसी के साथ साथ पीएफसी जो है वो उसमें शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होने वाला है डिविडेंड के लिए। 28 फरवरी यानी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की बात करें तो यहाँ पर जीडीपी डेटा आने वाला है इंडिया का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिसमें आपको अगले हफ्ते अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए।